गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए, क्लास 10th का ये वीडियो काफ़ी दिन बाद आ रहा है। क्लास 10th का पहला चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम क्या स्टार्ट करेंगे? चैप्टर नंबर 2 और उसका नाम क्या है? एसिड, बेस एंड साल्ट, यानी कि अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है, देखिए क्लास 10 में बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। अम्ल, क्षार व लवण। ठीक है, एसिड, बेस एंड साल्ट। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे अम्ल पर। ठीक है, और हम लोग अम्ल को इस तरीके से पढ़ेंगे। अब चूंकि 10th में है, भले 10th में डेफिनेशन जो है बहुत छोटी लिखी हुई है, एक नॉर्मल डेफिनेशन लिखी हुई है, लेकिन हम लोग यहाँ आज अम्ल से संबंधित जितनी भी परिभाषाएं दी गई, ठीक है, जैसे सबसे पहले वैज्ञानिक बायल ने दिया, अम्ल के बारे में बताया। इसके बाद वैज्ञानिक आर्हीनियस, उसके बाद वैज्ञानिक लुईस ब्रॉन्स्टेड लारी, लक्स फ्लड, हम सब के बारे में देखेंगे कि किसने अम्ल के बारे में क्या कहा। ठीक है, यानी अम्ल को कैसे पहचाना जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं वैज्ञानिक बायल के बारे में। ठीक है, तो वैज्ञानिक बायल सबसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने अम्ल की परिभाषा दी। ठीक है, बताया कि अम्ल को हम कैसे पहचानेंगे कि ये अम्ल है। तो उन्होंने परिभाषाओं में कुछ पॉइंट दिए। जैसे पहला पॉइंट उन्होंने दिया कि ये स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, यानी इनका जो पहला पॉइंट था वो ये था कि जितने भी अम्ल होंगे वो कैसे होंगे? स्वाद में खट्टे होंगे। ठीक है, जितने भी स्वाद में चीजें खट्टी होती है उनको इन्होंने क्या बताया कि वो अम्ल है। लेकिन एक ही लाइन काफी नहीं है, हो सकता है कोई चीज खट्टी हो और अम्ल ना हो, तो इन्होंने उसके साथ और पॉइंट जोड़े। सेकंड नंबर इन्होंने पॉइंट जोड़ा कि ये नीले लिटमस पेपर को, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ठीक है, इन्होंने देखो क्या कहा, स्वाद में खट्टा होना एक अलग चीज है, खट्टा तो हो, साथ में उनका और टेस्ट उसके करो। इसका टेस्ट ये करो कि लैब में जब आप कभी जाएंगे तो वहां पर लिटमस पेपर रखे होते हैं, तो इन्होंने कहा कि जो नीला लिटमस पेपर है उसको अगर आप अम्ल में डुबोएंगे तो उसको कैसा कर देगा? वो लाल कर देगा। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट इन्होंने दिया जो हम लैब से जान सकते हैं। फिर तीसरा पॉइंट जो इन्होंने दिया वो बताया कि ये क्षारों को उदासीन करते हैं। ठीक है, यानी कि जो होते हैं अम्ल, अगर इनको आप क्षार में मिलाएंगे तो विलयन कैसा हो जाएगा? उदासीन, ना तो अम्ल रहेगा ना तो क्षार रहेगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट इन्होंने ये बताया। फिर चौथा पॉइंट इन्होंने ये बताया कि अगर आप सक्रिय धातु के साथ इसको मिलाते हैं, अगर आप सक्रिय धातु के साथ मिलाने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक, ये तो बिल्कुल जी ये आपको पता होना चाहिए कि जैसे भी कोई सक्रिय धातु से अम्ल मिलाया जाता है तो उससे हाइड्रोजन गैस रिलीज होने लगती है। इसके कई एग्जांपल आपको कई प्रैक्टिकल भी नॉर्मली मिल जाएंगे आपको। आप HCl में एल्यूमिनियम फॉइल डालिए, उससे हाइड्रोजन गैस निकलने लगती है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट वैज्ञानिक बॉयल ने दी। पहला पॉइंट क्या दिया अम्ल के बारे में? ये स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या दिया कि नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या दिया कि ये क्षारों को उदासीन करते हैं, यानी आप क्षार में मिलाएंगे तो क्षार में ना तो क्षार रह जाएगा और ना आप अम्ल मिला रहे हैं तो ना तो अम्ल रह जाएगा, उदासीन मिलन हो जाएगा।
फिर सक्रिय धातु, सक्रिय धातु मतलब होता है कि जो हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील, भाई वो हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील होगी। अम्ल में हाइड्रोजन के साथ कुछ और भी होगा, अब वो जैसे क्रिया करेगी तो हाइड्रोजन को हटा देगी, ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है, ठीक है। ये बायल ने इतना बताया था, ये पहली परिभाषा थी। और कक्षा 10th के लिए सफिशिएंट है। इसमें एक बस लाइन और जोड़ेंगे, जो हमारे दूसरे वैज्ञानिक थे आर्हिनियस में थी, उसका एक पॉइंट में और जोड़ देंगे तो सफिशिएंट डेफिनेशन क्लास 10 के लिए बन जाएगी। चलिए, ये पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने दिया। इसके बाद आए हमारे पास आर्हिनियस। अब ये सब तो विख्यात हो ही चुका था, स्वाद में खट्टे हैं, ये सब तो पता चल ही गया था। तो इन्होंने इस पे ध्यान नहीं दिया, इन्होंने कहा कि इससे कुछ अलग डिफिनेशन निकाली जाए जो बिल्कुल क्लियर हो, क्योंकि हो सकता है कभी कभी सक्रिय धातु से हाइड्रोजन ना निकले, कोई दिक्कत आ सकती है। तो इन्होंने दूसरी डिफिनेशन क्या दी कि जो अम्ल होते हैं, अम्ल अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। अच्छा, ये परिभाषा भी बहुत सटीक है और ये बहुत यूज हो रही है, सबसे ज्यादा यही यूज होती है, ठीक है। और सबसे जो डिफाइन करने में सबसे आगे भी सबसे यही है, ठीक है। अम्ल अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते, बस ये लाइन इसमें और जोड़ लो, परिभाषा पूरी हुई, ठीक है। क्लास 10 के लिए सफिशिएंट है 4 पॉइंट, और उसके साथ ये पॉइंट जोड़ कि जब इनका जलीय विलयन बनाया जाता है तो इसमें हाइड्रोजन आयन देते हैं। जैसे हम 2-3 एग्जाम्पल देख ले रहे हैं। जैसे अम्ल होता है HCl, इसको जब आप वाटर में डिजॉल्व करेंगे ना तो ये टूट जाएगा H+ आयन में और Cl- आयन में। तो ये जो H+ आयन निकल रहा है, इसी वजह से इसको क्या कहा जा रहा है, अम्ल। भले वो वाटर से फिर रिएक्ट होके हाइड्रोनियम आयन तैयार कर लेता है, उसी को अम्ल बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही जैसे हमारे पास नाइट्रिक अम्ल है, इसको जब आप वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो इसमें भी H+ अलग हो जाएगा और NO3- अलग हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास H2SO4 है, इसमें H+ हो जाएगा और SO4 तो जहां भी हमें H+ देखिए दिखाई दे रहा है तो इनका कहने का मतलब था कि अम्ल में H+ होना अनिवार्य है, ठीक है। यानी H+ नहीं होगा तो इनके हिसाब से वो अम्ल नहीं। अच्छा, कुछ साइंटिस्ट और हुए थे, जैसे लेवेसी एक साइंटिस्ट, उन्होंने क्या बता दिया था कि अम्ल में ऑक्सीजन होना अनिवार्य है। लेकिन फिर दूसरे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं, जरूरी नहीं कि अम्ल में ऑक्सीजन हो। HCl देखो, ये भी अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। फिर तरह तरह की डिफिनेशन आती रही। तो आर्हिनियस के हिसाब से अम्ल अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, देख लो सब हाइड्रोजन आयन दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गए 2 साइंटिस्ट के बारे में व्याख्या, ठीक है। अब हम लोग इसको मिटाते हैं, इसको पुश करके आप नोट कर लीजिएगा। फिर हम चलते हैं अगले वैज्ञानिक की तरफ, जिनका नाम क्या था, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी, ठीक है। उनके बारे में देखते हैं कि भाई उन्होंने क्या कहा था। अभी हम लोगों ने चीजें देख ली, स्वाद खट्टा देख लिया, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के बारे में। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी की परिकल्पना क्या थी, इन्होंने भी अम्ल के बारे में बताया। अब देखो, जो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थे उन्होंने बताया, उनका कुछ उनकी जो कॉन्सेप्ट थे वो लगभग आर्हिनियस से मिलते जुलते थे। जैसे आर्हिनियस ने बताया कि जलीय विलयन में वो हाइड्रोजन आयन देता है, तो इन्होंने बोल दिया कि हाइड्रोजन जो आयन होता है, H+ जो होता है, उसे रियलिटी में हम लोग प्रोटॉन भी बोल देते हैं। और उसको प्रोटॉन बोलने का रीजन क्या है कि H में देखिए एक न्यूट्रॉन होता है और न्यूट्रॉन 0 होते हैं, एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन जब H+ लग गया तो इलेक्ट्रॉन तो चला गया, अब सिर्फ क्या बचा अंदर, प्रोटॉन। तो H+ को हम लोग प्रोटॉन वर्ड से यूज कर सकते हैं। तो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी ने बताया कि जितने भी अम्ल होते हैं वो कैसे होते हैं, प्रोटॉन दाता होते हैं, ठीक है। यानी कि जो अम्ल होते हैं, सभी अम्ल प्रोटॉन दाता होते हैं। यानी ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के अनुसार
अम्ल उन्हें कहा जाएगा जो प्रोटॉन को डोनेट करते हैं, यानी प्रोटॉन किसी को दे सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था HCl, तो देखो इसमें H+Cl-, तो ये प्रोटॉन किसी को दे सकता है। ठीक है, जैसे H2SO4, ये H+ और SO4-, ये भी प्रोटॉन किसी को दे सकता है। तो इनमें सब में प्रोटॉन को निकालने की क्षमता है, अपने अंदर से प्रोटॉन को ये निकाल के किसी को भी दे सकते हैं, प्रोटॉन दाता कहलाते हैं। तो ये लगभग थ्योरी जो है वो आर्गेनिया से मिलती जुलती है, बस वर्ड कॉम्बिनेशन को हटाया गया थोड़ा, ताकि उन्होंने हाइड्रोजन आयन ना बोल के क्या बोल दिया है, प्रोटॉन। तो ब्रोंस्टेड-लॉरी का मतलब क्या था कि सभी अम्ल कैसे होते हैं, प्रोटॉन दाता होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट साइंटिस्ट से चलते हैं हम लोग, जो कौन से थे हमारे, लुईस। देखते हैं भाई लुईस ने क्या कहा था। अब हम लोग चलते हैं वैज्ञानिक लुईस की अवधारणा। देखिए जो लुईस की अवधारणा थी वो टोटल किस पे डिपेंड थी, इलेक्ट्रॉन युग्म पर। उनका कहना यह था कि जितने भी ऐसे तत्व हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण कर सकते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, अम्ल। इनके हिसाब से जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करने वाला क्या कहलाएगा, अम्ल। ठीक है, एग्जाम्पल स्वरूप हम देख लें, जैसे CaO की अगर आप SO3 से रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या बना लेता है उधर जाके CaSO4। तो यहां पे देखिए CaSO4 में Ca2+2 है और SO4 डबल नेगेटिव है, यानी कि यहां पे जो Ca है उसने इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या किया है, डोनेट किया है, और ग्रहण किसने किया है, SO4- ने इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण किया है। तो इनके हिसाब से जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण कर रहा है वो है लुईस अम्ल। इसमें अम्ल ना बोल के इन्होंने लुईस अम्ल वर्ड यूज किया है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है वो लुईस क्षार कहलाएगा। चलो उसको हम आगे देखेंगे, फिलहाल हम लुईस अम्ल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो लुईस अम्ल कौन सा होता है कि जब भी कोई रिएक्शन या कंपाउंड बनेगा तो एक धनायन होगा और एक ऋणायन पक्ष होगा। तो धनायन इलेक्ट्रॉन युग्म का दाता कहलाएगा और ऋणायन इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करने वाला कहलाएगा। तो जो ग्रहण करने वाला होगा वही क्या कहलाएगा, लुईस अम्ल। ठीक है, और दूसरा क्या कहलाएगा, लुईस क्षार। तो लुईस की अवधारणा क्या थी, जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करने वाला होता है उसे क्या बोलते हैं, अम्ल, या ग्रहण करने की क्षमता रखता है तो उसको क्या बोलते हैं, अम्ल। ठीक है, तो ये लुईस की अवधारणा होगी। अब एक और अवधारणा, एक और साइंटिस्ट थे, उनकी भी अवधारणा हम चेक कर लेते हैं क्या थी, ताकि आज सारी अम्ल से संबंधित कोई परिभाषा छूटे नहीं, वो चाहे जिस भी क्लास की हो, इसके बाद कोई परिभाषा आपस रह नहीं जाएगी। अगली नंबर क्या थी, लक्स फ्लड। ये भी एक साइंटिस्ट थे, लक्स फ्लड की अवधारणा। ठीक है, अब देखिए इन्होंने क्या बताया था, इनके हिसाब से जो ऑक्साइड को, ठीक है, इनके हिसाब से जो क्या करता है, जो ऑक्साइड आयन को ग्रहण करता है उसे हम क्या बोलेंगे, अम्ल। यानी कि जब किसी कंपाउंड से क्रिया हो रही है और वो ऑक्साइड आयन को ग्रहण कर रहा है, ठीक है, यानी कि बोलेंगे ऑक्साइड आयन को ग्रहण करने वाला क्या कहलाता है, अम्ल। ठीक है, जैसे CaO की आप अगर SiO2 से क्रिया कराएं तो ये क्या बन जाएगा, CaSiO3। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, सिलिकॉन ऑक्साइड को एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे कि ये अम्ल। ठीक है, या और इसके एग्जांपल होते हैं, या MgO के SiO2 से क्रिया करा दो तो MgSiO3 बन जाएगा। ठीक है,
मतलब कुल मिला के एक ऑक्साइड को जो ग्रहण कर रहा है अपने साथ मिला के यौगिक बनाने की क्रिया कर रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, अम्ल। ठीक है, ये डेफिनेशन दी गई थी लेकिन ये इतनी अच्छी डिफाइन नहीं कर पा रही क्योंकि ये सब के लिए नहीं, ये कुछ रेयर कंपाउंडों के लिए जिनमें वो डिफिनेशन नहीं लगती है पिछले वाले। अब इसमें H+ नहीं, अब देखिए इसमें H+ आयन नहीं है, ना प्रोटॉन है ना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, तो यहाँ वो कॉन्सेप्ट नहीं लगते, इसलिए इन्होंने नई डिफिनेशन दे दी कि इसके तहत भी हम अम्ल मान सकते हैं। ऑक्साइड को ग्रहण कर रहा है यानी कि वो क्या है, अम्ल। ठीक है, ऑक्साइड को ग्रहण करने का सिंपल मतलब है, ऑक्साइड है माइनस और माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन, तो बात तो वही होगी, इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करने वाला हमें कहलाता है। ठीक है, बस इन्होंने तत्व चूंकि दूसरे थे, पहचानना मुश्किल था, इसलिए डेफिनेशन का एक नया आकार दे दिया कि इस टाइप वाले भी हमने कहलाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हर थ्योरी का अपना अलग रोल है, हर थ्योरी अपनी अलग जगह पे काम करती है। ठीक है, जहां बायल की काम नहीं कर रही थी वहां आर्हेनियस की काम करती है, जहां आर्हेनियस की नहीं काम कर रही थी वहां लुईस की काम करती है, जहां लुईस की नहीं काम कर रही थी वहां ब्राउनस्टेड-लॉरी की काम करती है, जहां ब्राउनस्टेड-लॉरी की नहीं काम कर रही थी वहां लक्स फ्लड की काम करती है। ठीक है, तो आज आपने अम्ल की सारी डेफिनेशन देख ली है। अब कोई भी डेफिनेशन अम्ल की मुझे नहीं लगता बची हुई है। ठीक है, अब आप आराम से अम्ल पहचान सकते हैं, लेकिन क्लास 10th के लिए अगर प्रेफर किया जाए तो अम्ल के लिए जो मिली जुली डेफिनेशन होगी वो कुछ इस टाइप से सही है। देखिए एक सही डेफिनेशन जो क्लास 10th में काम करेगी, उसको हम बनाएंगे पता है कैसे, हम लोग बायल और आर्हेनियस को मिला देंगे काम। ठीक है, जैसे बायल ने क्या पॉइंट दिया था, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। थर्ड नंबर, अब वो दो कॉन्सेप्ट चाहे छोड़ दो। ठीक है, और हम लोग इसमें आर्हेनियस कॉन्सेप्ट लेके आ जाए। ठीक है, इनके जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन अम्ल के लिए प्रॉपर। ठीक है, एग्जांपल में हम लोग ले लेंगे HCl, HNO3, H2SO4। ठीक है, तो ये डेफिनेशन क्लास 10th के लिए प्रॉपर है। बाकी आगे जिसको अदर कंपटीशन है वहां तो कोई भी थ्योरी आ सकती है, तो हमने इसलिए सारी थ्योरी आपके सामने एक्सप्लेन कर दी कि कोई भी थ्योरी है आपको सारी थ्योरी आनी चाहिए। ठीक है, ये क्लास 10th के लिए इतना प्रॉपर है। ये एग्जांपल हो गए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे क्षार के बारे में। वैसे अब पहचानना वाला व्यक्ति तो आसान पहचान सकता है क्योंकि अम्ल का उल्टा क्षार होता है। अब सारी डिफिनेशन पर जैसे पलट जाएंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग देखेंगे कि क्षार क्या होते हैं, फिर लवण देखेंगे, इसके बाद हम लोग प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल सब कुछ समझेंगे अच्छे से। ठीक है, अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।